प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आवाज़ थोड़ा भारी लगेगा आज आपको क्योंकि सीवियर कॉमन कोल्ड है, इसीलिए मैंने कल वीडियो पब्लिश नहीं किया था। बट आप लोग का कमेंट्स इतना ज़्यादा आया है कि आज सोचा चलो ठीक है भाई, इसी आवाज़ के साथ वीडियो पब्लिश करते हैं। देखिए, मार्केट के हालात तो सुधरे हैं ना, मतलब 10 डेज से लगभग बुरी तरह से उधर मार्केट गिर रहा था। कल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा और आज भी स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है। जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एटलीस्ट तब तक तो सब कुछ अच्छा है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में तेज़ी है। आप लोग का क्वेरी आया था कल ना कि ठीक है ऊपर गया क्या, या कंटिन्यू करेगा, या फिर जो प्रॉब्लम्स था इंडिया में, जो प्रॉब्लम है बाहर, जो प्रॉब्लम है खासकर यूएस के एंड से जो आ रहा है, क्या वो सब खत्म हो गया, मार्केट क्यों ऊपर चला गया। ठीक है, इस तरह के क्वेरीज आए हैं तो इन सभी को मैं डिटेल में कवर करूंगा। और साथ ही मतलब वही आप लोग का टैक्सेशन से रिलेटेड अभी भी मतलब कुछ समय पहले मैंने इसको कवर किया था ना, शॉर्ट टर्म टैक्स, लॉन्ग टर्म टैक्स ना, FIIs उसके कारण नहीं आ रहे हैं, तो इसको मैं ब्रीफली आज फिर से कवर करूँगा। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मार्केट अपडेट से स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन मार्केट तो परफॉर्मेंस यहाँ पे देख सकते हैं ना, मतलब परफॉर्मेंस पहले का जो चल रहा था उससे तो खैर बहुत ज़्यादा रिलीफ है। ज़्यादातर सेक्टर्स भी देखेंगे ना, सेक्टर्स का ही परफॉर्मेंस कल भी मतलब सभी कुछ ऑलमोस्ट ग्रीन था कल। आज भी सेक्टर वाइज अगर देखेंगे तो मतलब सभी कुछ ऑलमोस्ट, मतलब शायद ही एक दो सेक्टर्स में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिखेगा। तो ये मतलब होता है ना, पूरा का पूरा मार्केट ही एक तरह से परफॉर्मेंस ठीक दे रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट्स में देख लेते हैं वहाँ क्या चल रहा है। तो देखिए सभी जगह हालात ठीक है, मतलब एशियन मार्केट्स भी देखिए ना तो ज़्यादातर आपको ठीक लगेगा। यूरोपियन मार्केट्स भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको ज़्यादातर ठीक लगेगा। और यूएस देखते हैं, यूएस तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था यहाँ भी ना, सभी कुछ 1% से ज़्यादा ऊपर चला गया था। ओवरऑल स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस ठीक रहा है इधर। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड्स देख लेते हैं 10 ईयर, तो ये थोड़ा ऊपर गया है ना, मतलब 4.25 के आसपास चला आया था तो 4.3 के आसपास चला गया है, थोड़ा सा ऊपर गया है। लेकिन हाँ अभी भी मतलब जो 4.8% के आसपास जो चला गया था, लग रहा था 5% चला जाएगा, वहाँ से तो बहुत हद तक राहत है। ऑयल सबसे अच्छा स्टोरी हमारे लिए है ना, मतलब 70 से भी नीचे चला गया। क्रूड, ब्रेंट क्रूड की मैं बात बोल रहा हूँ। ठीक है, $US पर बैरल, तो ये बहुत बहुत बड़ा न्यूज़ है। और ट्रम्प को आप कुछ भी बोल लेना कि ये खराब है वो खराब है, लेकिन एटलीस्ट इस फ्रंट पे उनका काम बहुत अच्छा है। एक तो यूएस में ना प्रोडक्शन बढ़ाने की बात चल रही है, बढ़ेगा भी, जब ट्रम्प है तो बिल्कुल वहाँ और ज़्यादा बढ़ेगा। वहाँ पे रिजर्व्स बढ़ाया जा रहा है क्रूड ऑयल का। उसके बाद उन्होंने प्रेशर बनाया ओपेक प्लस पे कि भाई तुमने जो प्रोडक्शन कट किया हुआ है उसको हटाओ और प्रोडक्शन बढ़ाओ। तो ओपेक प्लस भी तैयार हो गया, अप्रैल ऑनवर्ड्स नेक्स्ट मंथ से वो प्रोडक्शन बढ़ाने जा रहा है। इसीलिए क्रूड ऑयल का प्राइसेस नीचे आ रहा है। इसीलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे ना, ऑयल रिलेटेड कंपनीज़ का, या फिर वैसी कंपनी जो कि क्रूड ऑयल को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है, तो यहाँ पे जब प्राइस नीचे गया तो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसलिए ज़्यादातर स्टॉक्स का देख रहे होंगे प्राइस थोड़ा ऊपर गया है। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ शायद हमारे लिए है डॉलर इंडेक्स 104 के आसपास चला गया है ना। तो देखिए ये सब हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि भाई डॉलर बहुत ऊपर जा चुका है, हो गया, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा यहीं रहेगा, नीचे भी आएगा, और आ भी रहा है। 104 के आसपास आ गया तो मतलब ऐसा लग रहा है कि 102, 103 के आसपास भी चला जाएगा जल्दी ही, जैसे हालात हैं। उसी तरह से 10 ईयर जो जीसेक है वो भी आप एक्सपेक्ट करें, ऑल्दो थोड़ा ऊपर गया है यूएस का, वो भी समय के साथ थोड़ा नीचे आएगा, वहाँ भी आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और ब्रेंट क्रूड तो बहुत अच्छा है। तो ये सभी कुछ हमारे लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, और स्टॉक मार्केट मतलब जो भी परफॉर्मेंस आया है उसमें इसका भी बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि इसके कारण भी पॉजिटिव असर पड़ा है। और वर्ल्ड वाइड ही स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। अब देखिए आज का टॉपिक है ना मैंने लिखा है वारेन बफेट की ट्रम्प को बड़ी चेतावनी। तो देखिए वारेन बफेट ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई ये जो भी ट्रम्प कर रहे हैं ना, टैरिफ्स लगा रहे हैं सभी जगह, तो बोल रहा है कि ये एक्ट ऑफ वॉर की तरह है, मतलब ज़बरदस्ती कि भाई मैं ये करूँगा, तुमको जो करना है कर लो। तो एक्ट ऑफ वॉर की तरह बोल रहा हूँ। बोला कि ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, ये बोलने के बाद भी ये भी बोल रहे हैं कि यूएस इकोनॉमी में फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, यूएस इकोनॉमी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहे। ठीक है, लेकिन हाँ वो कंसर्न है। और सिर्फ इस बार नहीं, पिछले बार भी जब ट्रम्प आए थे ना, उस समय भी उन्होंने टैरिफ लगाया था। उस समय भी बफेट ने बोला था कि भाई ये सब जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये है। लेकिन हाँ मतलब देखिए यूएस में ध्यान में रखें कि बिल्कुल सही बात है, प्रॉब्लम तो चल रहा है। ये जो भी टैरिफ लगा रहे हैं यूएस के लिए भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है।
लेकिन जानते हैं यूएस मार्केट में क्या होगा ना, अभी ट्रम्प टैक्स कट्स लाने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ही टैक्स कट आएगा ना, तो उस समय आप देखिएगा उसका मार्केट शायद तेज़ी से ऊपर जाए, ठीक है, यूएस मार्केट्स। तो ट्रम्प ये सब कुछ भी कर रहे हैं ना जल्दबाजी में है, इसीलिए कि भाई ये सब निपटा लूँ उसके बाद टैक्स कट लाऊँ, क्योंकि टैक्स कट के साथ क्या होगा ना कि वहाँ पे फिर डर का माहौल एक है कि भाई पहले ही तुम्हारा डेट बहुत ज़्यादा है यूएस का, टैक्स कट बहुत ज़्यादा कर दोगे तो कहीं तुम्हारा डेट बढ़ ना जाए, तो उसके कारण अगेन इन्फ्लेशन ऊपर जाने लगेगा, इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, ये सब डर है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, लाइक क्रूड ऑयल का प्राइस तेज़ी से नीचे ला रहे हैं वो, उनका बिल्कुल कंट्रीब्यूशन है इसमें, ताकि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने दिया जाए, एनर्जी प्राइसेस को कंट्रोल में रखा जाए। इसीलिए ना अगर आप टैरिफ देखें, कनाडा पे 25% का टैरिफ है, लेकिन कनाडा में जो एनर्जी जो कनाडा से ख़रीदता है यूएस, उस पर सिर्फ 10% का टैरिफ लगाया है, बाकी सभी पे 25%। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि भाई इन्फ्लेशन, क्योंकि एनर्जी से बहुत फ़र्क पड़ जाता है इन्फ्लेशन पे, तो ये बचा के उसके बाद टैरिफ से वो ये भी सोच रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे तो उससे भी थोड़ा मतलब सरकार को कमाई हो रहा है ना, तो वो भी एक तरह से इनका जो भी डेट है उसको थोड़ा कम करने में मदद मिलेगा, या फिर टैक्स कट से जो भी नेगेटिव असर पड़ेगा, मतलब डेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, उसको रिकवर करेंगे यहाँ से। टैरिफ आपको पता है ना, जैसे 100 रुपीज़ का सामान आप यूएस में बेचने जा रहे हैं, अब आपने 25% का टैरिफ लगा दिया, तो 100 रुपीज़ का सामान अब 125 रुपीज़ में यूएस में बिकेगा, और ये जो 25 रुपीज़ है ये वो यूएस गवर्नमेंट को जाएगा एज अ टैरिफ, मतलब हमारा इम्पोर्ट ड्यूटी बोलते हैं ना, गवर्नमेंट ड्यूटी लगा देता है। तो ये है, तो ये बिल्कुल सही बात है, यूएस इकोनॉमी के लिए तो अच्छा नहीं है ना, वहाँ पे सभी चीज़ों का प्राइसेस बढ़ जाएगा। अब जैसे स्टील बाहर से यूएस बहुत मंगाता है, ठीक है, अब स्टील 100 रुपीज़ की जगह पे 125 रुपीज़ मिलने लगेगा यूएस में, तो वहाँ पे क्या होगा कि भाई स्टील का तो बहुत जगह यूज़ है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ है, रियल एस्टेट में यूज़ है, डिफेंस में यूज़ है, ऑटो में यूज़ है, बहुत जगह स्टील का यूज़ होता है, तो सभी जगह रॉ मटेरियल का कॉस्ट आपका ऊपर चला जाएगा, तो पूरा का पूरा इंडस्ट्री बुरी तरह से हिट होगा। प्लस यूएस के कंज्यूमर्स के लिए प्रॉब्लम है ना भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान या फिर ऑटो कार, ये सभी का प्राइसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टैरिफ बहुत ज़्यादा है। मतलब 1-2% होता है तो ठीक है, वो कंपनी एब्जॉर्ब कर लेगी, 25%, 20% कैसे कंपनी एब्जॉर्ब करेगी, वो तो पास ऑन करेगी। तो ये सब चैलेंजेस हैं यूएस में। तो देखिए मोस्टली इतना ज़्यादा लंबे समय तक बना नहीं रह सकता है, क्योंकि यूएस भी बुरी तरह से हिट होगा, मोस्टली कुछ समय में कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकलेगा। और वो भी देखिए, इससे भी बड़ी बात क्या है ना, अप्रैल 2 से वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं सारे कंट्रीज़ पे, ठीक है। अब जैसे इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे ट्रम्प को एटलीस्ट रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगा रहे हैं ना, उसमें ब्लेम नहीं करोगे आप एक तरह से। वो क्या बोल रहे हैं कि भाई यूएस का जब सामान मैं तुम्हें बेचने आ रहा हूँ तो तुम मेरे से बहुत ज़्यादा टैरिफ ले रहे हो, ठीक है, तो मैं भी लूँगा, और ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा ले रहे हैं, बोले तुम जितना लोगे उतना ही मैं लूँगा, तो फेयर है ना, एटलीस्ट इस मामले में तो ब्लेम नहीं कर सकते। भाई तुम दोस्त हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, जितना तुम मेरे से चार्ज करोगे मैं भी चार्ज करूँगा, तुम ज़ीरो कर दो मैं भी ज़ीरो कर दूंगा, इस तरह से बोल रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इससे भी एक और बड़ा हेडेक क्या है ना कि मैक्सिको, कनाडा और चाइना पे 20% हो गया है, मैक्सिको पे 25%। अब बोल रहे हैं कि इसके बाद अगर जैसे चाइना ने भी उन पे टैरिफ लगाया, यूएस पे, कनाडा ने भी लगा दिया और मैक्सिको लगाने वाला है, तो बोल रहा है तुम जो एडिशनल लगाओगे ना उसके बाद मैं और भी ज़्यादा लगा दूंगा। सो ये प्रॉब्लम लगा, हाँ शॉर्ट टर्म मोस्टली होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में चलेगा नहीं, मतलब बिल्कुल सही, पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम आएगा और यूएस में तो शायद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन, ट्रम्प यही बोलकर आए थे कि मैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करूँगा, इन्फ्लेशन बढ़ने नहीं दूंगा, ठीक है। अब ये सब जो कर रहे हैं उससे इन्फ्लेशन भाग जाएगा ना, इंटरेस्ट रेट भी वहाँ कट नहीं हो पाएगा, तो प्रॉब्लम आएगा यूएस इकोनॉमी में। टैक्स कट सही बात है, उससे इकोनॉमी में फ़ायदा मिलेगा, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा, लेकिन कहीं इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा निगेटिव ना हो जाए, तो उसका जो भी पॉजिटिविटी है कहीं उसको ये खा ना जाए, मतलब इस तरह से आपको देखना चाहिए। यूएस का अगर स्ट्रेंथ देखें ना, तो ऑफकोर्स डॉलर, कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया, यूएस डॉलर बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है उसका, जो कि ऑफकोर्स आने वाले समय में वहाँ पे वीकनेस आएगा। पहले भी हम डिस्कस किए हैं ना इसको कि भाई अब जियो पॉलिटिक्स बहुत तेज़ी से चेंज कर रहा है, यूएस बिल्कुल अकेला चलना चाह रहा है, दूसरों से कोई मतलब नहीं है, तुम लोग खुद का देख लो। तो यूएस के पीछे जो चलने वाले लोग थे, जो कि यूएस जो बोलता था उसको फॉलो करते थे, अब वो धीरे धीरे अलग हो गए ना। यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से डिपेंडेंट था कि भाई डिफेंस यूएस देख रहा है। एशिया में भी लाइक जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, या फिर फिलीपींस हो गया, ये सब यूएस पे बहुत हद तक डिपेंडेंट रहा है कि भाई डिफेंस यूएस देख लेगा अगर कुछ प्रॉब्लम होगा। तो अब तो यूएस जिस तरह से मतलब बिहेव कर रहा है, मतलब ट्रम्प जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, चैलेंजेस है ना। इसीलिए यूरोपियन यूनियन आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा खर्च करने जा रहा है डिफेंस पे,
और जापान तो ऑलरेडी उसने भी स्टार्ट किया हुआ है कुछ समय पहले से ही कि भाई डिफेंस पे हम ज़्यादा खर्च करेंगे। तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारा चेंजेस आ रहा है। इसका ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो चाइना को ही मिलेगा, क्योंकि यूएस जब हटेगा, चाइना के पास ही सबसे ज़्यादा पैसा है ना, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो वो धीरे धीरे जहाँ जहाँ से वो निकलेगा यूएस, वहाँ वहाँ चाइना चाहेगा कि मैं उसको कंट्रोल में लूँ। तो लेकिन हाँ, इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि फिर देखिए यूएस धीरे धीरे जैसे हटेगा ना, तो चाइना ऑफ कोर्स बहुत ऊपर जाएगा, नो डाउट। लेकिन उसके बाद इंडिया भी धीरे धीरे ऊपर आएगा। इंडिया के लिए भी जो अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत बढ़ेंगे, क्योंकि चाइना का टर्म्स बहुत सारे कंट्रीज से अच्छा नहीं है। तो एज अ अल्टरनेटिव वो सब जो कंट्रीज़ है ना, अल्टरनेटिव के रूप में इंडिया के पास आएंगे, तो इंडिया के लिए भी ओवरऑल बहुत अच्छा होगा। ये सब बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। मतलब ये जो 4 ईयर्स ट्रम्प रहेंगे ना, इसमें ही आपको वर्ल्ड ऑर्डर बहुत हद तक चेंज हो चुका होगा। बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स है, बहुत कुछ होने जा रहा है आने वाले समय में, हम क्लियरली देखेंगे। अब देखिए एग्जांपल देख रहे हैं ना, जैसे यूएस डॉलर का स्ट्रेंथ, उसके बाद सेकंड एक और बड़ा स्ट्रेंथ क्या है यूएस का? स्ट्रेंथ है भाई उसकी कंपनीज़ ना, बड़ी बड़ी कंपनीज़ वर्ल्ड वाइड उनका कंट्रोल है ज़्यादातर चीज़ों पे, इतनी बड़ी कंपनीज़ हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि भाई जो भी ट्रम्प की पॉलिसीज़ है उसके कारण यूएस की कंपनीज़ को बाहर प्रॉब्लम होने लगा है, क्योंकि जब यूएस इस तरह से बिहेव करेगा तो ऑफकोर्स दूसरी कंट्रीज़ भी रिटेलिएट करेंगी ना। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल टेस्ला का आप देख लें ना, इलॉन मस्क बिल्कुल सरकार के साथ चले गए हैं। बिजनेसमैन, आपको पता है ना भाई, पूरी तरह से सरकार के साथ कभी नहीं जाना चाहिए। इनडायरेक्टली ठीक है, कनेक्टेड रहो, कनेक्टेड होना पड़ता है क्योंकि बिजनेस है, लेकिन पूरी तरह से चले जाओगे प्रॉब्लम होगा। अब क्या हुआ कि ये बिल्कुल फार राइट के साथ चले गए हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो इनका जो कार का सेल्स है बुरी तरह से हिट हो रहा है। यूरोप में ऑलमोस्ट 50% रिक्वायरमेंट बढ़ कम गया इस बार का। उसी तरह चाइना में जो शिपमेंट है ऑलमोस्ट 50% कम गया। पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम आ रहा है उनको, इसीलिए जो शेयर प्राइस जब ट्रम्प आए थे ना, $1 ट्रिलियन से ऊपर चला गया था, बुरी तरह से हिट हुआ है। और दूसरी कंपनीज में भी प्रॉब्लम आएगा आने वाले समय में। तो यूएस के भी चैलेंजेस हैं, लेट्स सी क्या होता है आने वाले समय में। ये सब हमें ध्यान में रखना चाहिए। इंडिया के लिए देखिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। टैरिफ जो खेल रहे हैं ट्रम्प, इंडिया कोई बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपोर्टर है नहीं हमारा ना, जो भी कंजम्पशन है मोस्टली इंडिया के अंदर ही, उससे ही इंडियन इकोनॉमी ज़्यादातर केसेस में चलती है। एक्सपोर्ट जो है भी उसको हम काफ़ी हद तक हैंडल कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्ट नहीं है। और जो भी टैरिफ खेल रहे हैं, हम भी थोड़ा टैरिफ कम करके उसको मैनेज कर सकते हैं, और कर भी रहा है इंडिया। उस ना मतलब पीएम मोदी तो मिलने भी गए थे और काम चल रहा है। इस साल के अंत होते होते तक मोस्टली कुछ महीनों में इस चीज़ों को इंडिया सेटल कर लेगा, तो वहाँ पे कोई बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का टैक्सेशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आता है ना, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। आप लोगों का बोलना है कि भाई टैक्स को कम कर दो या ख़त्म कर दो ताकि एफआईआईज इंडिया में आ सके, ठीक है। पहले तो आप लोग का आता था ना कि एफआईआईज तो वेस्ट है, कोई ज़रूरत नहीं है, इंडिया का रिटेल इन्वेस्टर्स किंग है, सब कुछ मैनेज कर लेगा। उस समय मैं बोलता था कि भाई एफआईआईज ज़रूरी है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, वर्ल्ड वाइड। मतलब एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है उसमें क्या हर्ज है। मतलब यूएस में भी एफआईआईज जा रहे हैं तो यूएस को मार्केट और ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तो एफआईआईज तो ठीक है भाई, आना चाहिए। तो इंडिया में देखिए टैक्स कट, देखिए दो तरीके के लोग हैं। एक तो बोल रहा है कि भाई सिर्फ एफआईआईज का टैक्स कट कर दो ना ताकि वो आ सके, ठीक है। लेकिन ये तो मतलब किसी सेंस से मतलब नहीं बनता है ना भाई, एफआईआईज के लिए हम क्यों टैक्स कट कर दें, यहाँ के लोगों का उसी तरह का टैक्स ले बढ़ा कर ले। मतलब ये तो थॉट प्रोसेस मुझे सही नहीं लगता। पर देखिए अगर टैक्स कट करना है, मतलब कम करना है, कैपिटल गेन्स टैक्स ना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सबके लिए होगा भाई, सिर्फ एफआईआईज के लिए क्यों होगा। देखिए सरकार यहाँ पे एक मिसस्टेप हो गया उनसे। स्टॉक मार्केट जब बहुत अच्छा कर रहा था उस समय इन्होंने ये किया, ठीक है, लेकिन उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं रखा कि भाई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया, कभी भी गिर सकता है। अगर मार्केट बढ़ाने के बाद अभी ऊपर जा रहा होता ना तो कोई भी इस चीज़ को नोटिस नहीं करता। अगर आपको मार्केट से 15-20% का रिटर्न मिल रहा हो ना, तो थोड़ा सा टैक्स अगर आप बढ़ा देते हो तो कोई माइंड नहीं करेगा। लेकिन वही जब मार्केट नीचे गिर जाएगा 20%, 30%, और उस समय जब टैक्स की बात आप करोगे ना, तो नेचुरली लोगों का पे प्रेशर आता है, बोला अरे यार एक तो कोई रिटर्न नहीं, ऊपर से तुम टैक्स भी ले रहे हो, ठीक है ना। तो सरकार का में भी मतलब घटाना है नहीं घटाना तो सरकार के ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन टाइमिंग वाइज ऑफ कोर्स मैं कमेंट कर सकता हूँ कि शायद टाइमिंग सही नहीं था, क्योंकि देखो वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा था। पहले से पता था कि भाई कभी भी गिरेगा, एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता, लेकिन था कि गिरेगा आने वाले महीनों में, वो गिरा भी, और टाइमिंग गलत पड़ गया। यही जब मार्केट थोड़ा जैसे अभी गिर गया है ना, यहाँ से जब थोड़ा ऊपर जाने लगता मार्केट ना, वहाँ पे अगर बढ़ा देते चलता। मार्केट जब ऊपर जाते रहता है कोई इस चीज़ों का टेंशन नहीं लेता, क्योंकि रिटर्न बनता रहता है। जब रिटर्न नहीं आ रहा है ना तो उस समय लोग रिएक्ट करेंगे।
और एफआईआईज़ देखिए, मैंने पहले ही बोला है कि टैक्स बिल्कुल सही बात है, बढ़ा है, फ़र्क पड़ा है, ऐसा नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन उनको रिटर्न से मतलब है। एक बार अच्छा खासा रिटर्न होने लगेगा ना, सब आएंगे इंडिया में, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा बोल देना कि टैक्स थोड़ा बढ़ गया उसके कारण एफआईआईज़ नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। वो भी वापस आएंगे। थोड़ा सा वैल्यूएशंस का कंसर्न था जो कि काफ़ी हद तक ठीक हुआ है, थोड़ा बहुत और थोड़ा नीचे चला जाए तो बिल्कुल वो वापस आएंगे और इंडियन मार्केट भी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करेगा। पी रेशियो से रिलेटेड भी आप लोग का क्वेरी आता है ना, स्टॉक का नाम आप लोग लिख देते हो, उसका लिखते हो आप लोग कि पी बहुत कम है तो इन्वेस्ट कर दें। देखिए, पी रेशियो कम है मतलब ज़्यादा चांस है कि वो स्टॉक ख़राब है ठीक है ना। कम पी होने का मतलब नहीं कि वैल्यू स्टॉक है हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ठीक है। सिर्फ पी रेशियो के बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है। आरओई है, डेट टू इक्विटी चेक कीजिए, आरओसी देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, सेल्स, बहुत सारा पैरामीटर्स है ना, सबके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। और पी रेशियो अगर बहुत कम है किसी का तो ज़्यादा चांसेस है, कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा हो सकता है अच्छी कंपनी का भी पी थोड़ा कम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसको वैल्यू बोलेंगे। लेकिन ज़्यादातर केसेस में अगर पी बहुत कम है मतलब दूसरों के मुकाबले सेम सेक्टर में, तो चांसेस है कि वो कंपनी ही खराब है, ठीक है। ये ध्यान में रखें। एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा हो सकता है, तो अगर आप उस एक्सेप्शनल केस को ढूंढ लेते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, तब आपके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आएंगे। आप लोग का एक और इंपॉर्टेंट क्वेरी आया है कि मार्केट जो ऊपर गया है क्या अब सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए हैं, मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो भाई मार्केट हमेशा ऊपर जाता नहीं है ना, वो डेली बेसिस पे ऊपर नीचे करता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है। बुल रन में भी कभी कभी गिरता है वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारे जो प्रॉब्लम्स थे सब ठीक हो गए हैं, मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी इश्यूज़ थे वो अभी भी हैं, लेकिन ज़्यादातर इश्यूज़ को मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है। लाइक टैरिफ ज़्यादातर को डिस्काउंट किया जा चुका है, इंडिया में जो प्रॉब्लम्स आए थे इकोनॉमी को लेकर ज़्यादातर डिस्काउंट किया जा चुका है। तो देखिए, अभी भी सेम जो मैं बोलता था वही चीज़ मैं मेंटेन करूँगा, ठीक है। एफआईआई जो बेच रहे हैं तो उसके कारण लार्ज कैप्स में थोड़ा बहुत गिरावट आ सकता है, ठीक है। जब तक वो खरीदारी शुरू नहीं करेंगे लार्ज कैप्स में कंफर्ट आना मुश्किल है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखें। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ शायद ना आए। लार्ज कैप्स में मिड कैप स्मॉल कैप का वैल्यूएशन अभी भी ज़्यादा है, तो अगर वहाँ पे और ज़्यादा आने वाले समय में गिरावट आ जाए तो सरप्राइजिंग नहीं होगा, ठीक है। ये बात क्लियर होना चाहिए। लेकिन इसके बाद ये भी बात सही कि आपको इससे क्या मतलब है, कल मार्केट गिरेगा, कल मार्केट ऊपर जाएगा, इससे आपको मतलब क्या है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, आपका काम क्या है कि भाई डिसाइड करना है एसेट एलोकेशन, इक्विटी में कितना डालूंगा, डेट में कितना डालूंगा, गोल्ड या फिर सिल्वर में कितना डालूंगा, रियल एस्टेट में कितना डालूंगा, खत्म हो गया भाई, वो डिसाइड कर लिया आपने परसेंटेज वाइज। उसी तरह से भाई आपने डिसाइड कर लिया लार्ज कैप में कितना करूंगा, मिड कैप में कितना करूंगा, स्मॉल कैप में कितना करूंगा, उसको फॉलो करें, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर है तो थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें, ज़्यादा ना करें, धीरे धीरे एसआईपी करें या फिर एसटीपी करें। मार्केट काफ़ी गिर चुका है तो फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा पैसा भी डाल सकते हैं। इस तरह सिंपल, ये तो पूरे लाइफ चलता रहता है ना, मार्केट ऊपर नीचे है तो कई बार ये सब आता जाता रहेगा। तो सिर्फ मार्केट को देखकर पूरी तरह से पोर्टफोलियो चेंज कर देना, तो ये सब तो मतलब नहीं बनता है ना। ठीक है भाई, ऊपर गया है इसीलिए मतलब मंडे तक देखिए नेक्स्ट वीक कैसा रिएक्शन करता है ना। कभी कभी मार्केट एक दो दिन ऊपर जाके फिर से बुरी तरह से गिर जाता है, तो नेक्स्ट वीक पता चलेगा आपको। अगर वहाँ भी थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस मेंटेन कर लेता है ना, लाइक मंडे ट्यूसडे, तब थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भाई थोड़ा वापस आया है मार्केट, ठीक है ना। अभी एक दो दिन ऊपर जाने से बात नहीं बनेगा, नेक्स्ट वीक देख लेते हैं। बट एनी हाउ, इन चीज़ों के चक्कर में ज़्यादा पड़ना नहीं है ना, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती नहीं है। मतलब आपने 100 पॉइंट नीचे इन्वेस्ट कर दिया या फिर 100 पॉइंट जब ऊपर चला गया तब इन्वेस्ट कर दिया, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं ना, लॉन्ग टर्म के बाद रिटर्न्स देखेंगे तो 2-3 दिन आगे पीछे के इन्वेस्टमेंट करने से आपके रिटर्न्स पे ज़्यादा फर्क नहीं, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा क्या फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो भी आपने प्लान किया हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, उसको पालन करें, बने रहें। ये मार्केट ऊपर नीचे चलता रहेगा, इसको कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। बट हाँ, पॉजिटिविटी तो आया है ना, लगातार गिरने से किसी का मूड ख़राब हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आया है जो कि बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वीक तक अगर इसको थोड़ा मेंटेन हो जाए तो बहुत अच्छी खबर होगा, फिर वहाँ थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं मार्केट में थोड़ा तो पॉजिटिविटी आया है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। कल के वीडियो में मैं आपको स्टॉक के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगा, जो कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के दौरान आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कल का वीडियो जरूर देखें। वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।